नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। खतौली उपचुनाव में भाजपा का खेल कर दिया खराब। आरएलडी प्रत्याशी ने खतौली आगामी 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में उतरे नेताओं के धुआंधार प्रचार से दिन प्रतिदिन भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही है। मदन भैया के प्रचार में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, अतुल प्रधान व कई बड़े नेता लगे हैं। किसान यूनियन कभी समर्थन मदन भैया को मिल रहा है, जिस कारण खतौली सीट लोक दल के पाले में जा रही है। जाने इस रिपोर्ट में कौन है आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया। खतौली से मेरठ मंडल ब्यूरो चीफ अभय शर्मा की खास रिपोर्ट। भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर से चुनाव हार गए, लेकिन इस बार रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने चाणक्य की बीजेपी पार्टी के सामने बाहुबली मदन को मैदान में उतार दिया है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि क्या मदन भैया 5वीं बार जीत का मुकुट पहनते हैं या फिर बीजेपी से हारकर लोनी वापस लौट जाते हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की जीत का बड़ा श्रेय खतौली विधानसभा सीट को ही जाता है। इस सीट पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे। 2012 में हुए खतौली विधानसभा सीट के चुनाव में आरएलडी के करतार सिंह भड़ाना चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के ताराचंद शास्त्री रहे थे और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी तब चौथे नंबर पर रही थी। खतौली विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो 3,12,531 है। इनमें से 1,70,048 पुरुष और 1,45,468 महिला वोटर्स हैं। कुल वोटरों में लगभग 77,000 मुस्लिम, 57,000 दलित, 27,000 सैनी, 19,000 पाल, 17,000 कश्यप वोटर है। इसके अलावा यहां पर गुर्जर, जाट, ठाकुर, वैश्य वोट बैंक भी मजबूत है। बता दें कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बीजेपी पार्टी को मात देने के लिए अब आरएलडी मदन भैया को मौका देने जा रही है। नावले में आना जरूरी है। बड़ा गांव है, प्रभावशाली गांव है और कई नेता भी इस गांव के हैं, तो बहुत उम्मीद लेकर हम आपके बीच आए और दूर दूर से हमारे पार्टी के और हमारे सहयोगी दल के नेता भी यहाँ आए। किसी की रिश्तेदारी होगी, किसी की पहचान होगी, सब लोग प्रयास कर रहे हैं और आपने निराश नहीं किया। आपके हाव भाव बता रहे हैं कि एक उत्साह है, जो कि आम तौर पे जब उपचुनाव होता है उत्साह मतदाता में नहीं होता, खासतौर से इन परिस्थितियों में जहां सरकार में कोई परिवर्तन होना नहीं। जब बड़ा चुनाव है, 403 सीटों का चुनाव होगा तो मैनिफेस्टो जारी होगा, कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले से प्रचार शुरू हो जाता है। संभावित प्रत्याशी मेहनत करना शुरू कर देते हैं और काफिला बड़ा लंबा चौड़ा चलता है पूरे प्रदेश में। मीडिया चलाती है, 3-3 महीने दिखाती है कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होंगे कैबिनेट के सदस्य। लोग अपने कपड़े भी सिलवा लेते हैं संभावनाओं को देख के ये शपथ होगी, तो एक माहौल होता है। लेकिन अभी कोई चुनाव की उम्मीद किसी को थी नहीं, लेकिन जब कोर्ट ने दंड दिया उसी तारीख में तय हो गया था कि चुनाव होगा। सरकार अहंकारी सरकार है, इनके लिए नियम कायदे कानून ये सारी चीजों को ताक पर रख के अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने कुछ गलतफहमी पाली होगी। लेकिन जब सवाल उठने शुरू हुए और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, स्पीकर ने मुझे जवाब दिया और स्पष्ट कर दिया कि इनकी सदस्यता मैं कह रहा हूं, उनकी सदस्यता जा चुकी, तो जा चुकी जो चुनाव हो। अब सवाल ये नहीं दोष का, ना हमने दोषी करार किया, लेकिन अब सवाल है कि उस सीट पे कौन विराजमान हुआ और उसका प्रभाव प्रदेश की राजनीति में क्या पड़ेगा और आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। सामने वाले को कोई फर्क नहीं, सामने वाले को तो आपकी वोट भी नहीं चाहता, सामने वाले को आपकी वोट नहीं चाहती और ना उन्हें कोई फर्क पड़ रहा। 255 विधायक एक घट जाएगा, 254 रह जाएंगे। हम कोई ऑपरेशन नल तो चलाने वाले नहीं है कि उनकी सरकार गिरा देंगे यहाँ, जैसे इस पूरे देश में सरकार गिराने में फिर रहे। ना हमारे पास बजट कोई सौदा,
बताओ त्याग जी है कुछ? तो सरकार नहीं बदल रही। बहुत लोग निराश होंगे, लेकिन हम आपको इंतजार करना पड़ेगा, हमें और आपको और संघर्ष करना पड़ेगा, हमें और आपको लोग मनाने पड़ेंगे, कार वाले के पूरे प्रदेश में जाना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, क्या नाम लेके लोग तैयार है? लेकिन पहली ठोकर तो इस 5 तारीख में लगानी है। भाजपा का खेल खराब कर सकते हैं आरएलडी प्रत्याशी। नाम मदन सिंह कसाना उर्फ मदन भैया, पिता का नाम भूलेराम कसाना, माता का नाम होशियारी देवी, जन्मस्थान जावली, जिला गाजियाबाद, 4 बार के विधायक। दमदार प्रोफाइल रखने वाले व लोनी में दबदबा कायम रखने वाले मदन भैया अब लोनी के बाहर भी चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चा भी ऐसी कि सुनने के बाद शायद बीजेपी के भी पसीने छूट जाएं, क्योंकि रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने इस बार बड़ी चाल चल दी है और गेंद अपने पाले में लाने के लिए बाहुबली मदन भैया पर दांव लगा दिया है। अब एक रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे खतौली और दबंग भैया का इतिहास। 1.5 दशक पहले तक प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट रही बागपत के खेकड़ा विधानसभा सीट पर दिग्गज मदन भैया का सिक्का चलता था। नए परिसीमन के बाद जब इस सीट को खत्म करके बागपत और मोदीनगर में शामिल करके लोनी को नई सीट बनाया तो मदन भैया की राजनीतिक पकड़ भी कमजोर होती चली गई। 11 सितंबर 1959 को जावली गांव में गुर्जर परिवार में जन्मे मदन भैया अपनी पढ़ाई के दौरान ही दबंग छवि के साथ उभरने लगे थे। 1989 में जब जेल में रहते हुए उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव खेकड़ा सीट से लड़ा था, तब सभी राजनीतिक दल उनको हल्के में ले रहे थे। इस चुनाव में मदन भैया की हार जरूर हुई थी, लेकिन दूसरे स्थान पर रहकर उन्होंने सभी को चौंका दिया था। मदन भैया 1991 का विधानसभा चुनाव जनता दल के टिकट पर खेकड़ा सीट से लड़े। इस बार भी उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से लोकदल के प्रत्याशी रीचपाल बंसल को हरा दिया। यहीं से मदन भैया की राजनीति में धमाकेदार एंट्री हुई। फिर साल 1996 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी रूप चौधरी ने शिकस्त देकर सभी को चौंका दिया था। इसके बाद 2002 के चुनाव में मदन भैया ने रूप चौधरी को हराकर राजनीतिक विरासत पर फिर से कब्जा कर लिया। परिसीमन ने लगाया था ग्रहण। 2007 का चुनाव वो खेकड़ा विधानसभा सीट से ही रालोद के टिकट पर लड़े और चौथी बार अपनी जीत दर्ज की। 2012 का चुनाव नए परिसीमन से हुआ और खेकड़ा सीट समाप्त होकर लोनी सीट के अस्तित्व में आ गई। यहां से मदन भैया की राजनीतिक पकड़ को ग्रहण लगना शुरू हो गया था। जब 2 बार हारे बाहुबली नेता, 2012 का चुनाव वो लोनी से कहूंगा, अगर हम और आप गैरत में है, अगर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान हमारे अंदर जिंदा है या थोड़ी सी भी अपने पूर्वजों की लात को जिंदा रखना है, तो एक एक व्यक्ति को इकट्ठा लाना चाहिए और अपनी ताकत का मुजाहरा उस 5 तारीख को करना चाहिए। 5 तारीख को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय जयंत चौधरी जी को, भीम आर्मी के चीफ को, बहन जी के समर्थकों को, अलग अलग विचारों के लोगों को, अलग अलग विचार के लोगों को, चाहे वो किसी जाति वर्ग का है, सैनी है, कश्यप है, पाल है, जोगी है, प्रजापति है, दलित है, वाल्मीकि है, मुसलमान है, जाट है, ठाकुर है, पंडित है, कोई किसी भी राजनीति का, हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करिए जो आपके साथ खड़ा है और इकट्ठा मिलकर एकजुट होकर। मैं तो चांद समन के लोगों को कहता हूं, अरे आप तो गेट बना देते हो के लाख के, क्यों? कौन सा ऐसा शहर है जहां पर चांद समन के लोग काम नहीं कर रहे? अच्छा बता दो, क्या मेरठ में नहीं है? क्या मुजफ्फरनगर में नहीं है? क्या बताओ रुड़की में नहीं रह रहे? बताओ ना, क्या दिल्ली में नहीं रह रहे? क्या नोएडा में नहीं रह रहे? क्या नौकरियों से लेकर व्यापार से लेकर सब लोग आपके लिए खेती तक नहीं करते? तो आपका प्रोग्राम एक दिन इतना बड़ा होना चाहिए यहां पे चांद समन में कि पूरी विधानसभा के लोगों को लग जाए कि एक नाके में जाएंगे, एक नाके में। इसलिए तैयारी करो नौजवानों,
5 दिन बाद 7 दिन बाद प्रोग्राम रखो और चांद समझ के नाम से सब गांव में जाओ, रिक्वेस्ट करो। अरे पूरा चांद समझ ही निकल जाएगा तो 5,000 आदमी तो चांद समझ के खड़े हो जाएंगे वहां। क्या बात सही है गलत है? मैं तो मंत्री जी से मैं बात करता हूं, ऐसे नहीं है कि भाई मंत्री है सरकार के बात नहीं, हमारी बात होती है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति ने हमें फोन किया, हमने उनसे कहा कि एक आप भाषण और ऐसे ही करा दो तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस गांव में जाओगे प्रसाद जनता हो ही देगी। एक आध भाषण और करा दो ऐसे ही। और बराबर 1 साल बाद चुनाव है फिर लोकसभा का, जवाब जब भी पूछेंगे। और मैंने उनसे कही, मैं कहा बहुत बिरादरी के नाम से विधायक मंत्री बने बैठे हो तुम लोग, ये ध्यान रखना एक जगह चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी पोल खोलूंगा, रुक